नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हिंदी की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में युवा लेखिका सविता मिश्रा अक्षजा की लिखी हुई कहानी पिंजरे की चिड़िया। सविता जी की रचनाएं निरंतर विभिन्न प्रतिष्ठित वेब और प्रिंट पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। कभी इस पिंजरे में कैद चिड़िया सी थी मैं भी, जो फड़फड़ाती रहती थी बाहर निकलने के लिए, बिल्कुल इसी चिड़िया की तरह। सीमा दर्द भरी आवाज़ में यूं दो चार लाइन बोलती गई तो वातावरण में थोड़ी देर के लिए पिन ड्रॉप शांति फैल गई। सबके चेहरे की तरफ जब सीमा की नज़र गई तो सहज होते हुए बोली, लो नीतू, पिंजरे में कैद पंछी। पर मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया, अब तुम्हारी बारी है, कहकर उसने टेबल पर रखा पिंजरा नीतू की ओर सरका दिया। यार, तूने तो डरा ही दिया था। इतनी इमोशनल होकर दर्द भरी आवाज़ में जो कुछ भी तूने अभी बोला तो लगा कि ये सीमा को क्या हो गया भाई। स्वरा उसकी तरफ आश्चर्य से देखकर बोली, तुझे तो एक्ट्रेस होना चाहिए था सीमा। भला की खूबसूरत तो तू है ही, और तू तो कमाल की अदाकारा भी है भाई। हंसकर नीतू ने स्वरा की बात का समर्थन किया। फिल्मों में हाथ नहीं आजमाया होगा, वरना ज़रूर होती। हम लोग फिर यूं इसे अपने पास नहीं बल्कि पर्दे पर देख रहे होते। शिखा ने कंधों से सीमा को धक्का मारते हुए अपनी बाईं आंख दबाकर कहा। शिखा के ये कहते ही वहां पर किटी पार्टी के लिए आई महिलाओं के बीच ठहाकों का दौर चल पड़ा। सबकी हंसी ठिठोली के बीच सीमा को उसके अतीत ने झपट्टा मारकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरी खूबसूरती को देखकर ही तो शिकारी ने जाल फेंका था। मैं नादान उसकी मक्कारी को समझ नहीं पाई थी। पापा मम्मी की अनुभवी नज़रों ने शायद उसकी नीयत को बखूबी पढ़ लिया था, तभी तो उन्हें वो फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। लेकिन मैं उसके प्यार में पड़कर शिकारी को ही अपना साथी समझ बैठी थी। दिल ने समझा यही है मेरे सपनों का वो राजकुमार जो मेरे पंखों को परवाज़ देगा। दकियानूसी की जंजीरों में जकड़ा मेरा परिवार मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई पर भी रोक लगा दी गई थी। मेरे पिता ने मेरी गायन प्रतिभा का भी मर्दन कर दिया था। शादी करके संयुक्त परिवार में भेजकर मुझसे मेरा ही परिवार मुक्ति चाहता था। पापा ने सख्त आदेश पारित कर दिया था, किसी भी कोचिंग क्लासेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग के बाहर ही तो पापा ने मुझे सुधीर के बाह में हाथ डालकर बातें करते पकड़ लिया था। उस दिन मैंने उनकी आंखों में खून उतरते हुए देखा था। पापा तो मुझे घूरते हुए वहाँ से चले गए थे, लेकिन मेरे अंदर भय ने बवंडर मचा दिया था। भीगी बिल्ली की तरह डरी सहमी मैं उस दिन घर लौटी थी। सुधीर ने घर के मोड़ पर मुझे छोड़ते हुए मेरे कानों में उसी दिन एक मंत्र फूंका था, यदि तुम्हें तुम्हारे पापा मारे पीटे तो तुरंत अपना घर छोड़ देना। मैं तुम्हें लेने के लिए यहीं नुक्कड़ पर खड़ा मिलूंगा। आखिर प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बेइंतहा प्यार। तुम्हें तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मेरी आंखें पनीली हो उठी थीं। मेरी उन आंखों में जीवन की नैया तैर कर पार होते हुए मुझे उसी समय दिख रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने पलटकर उसे भयाक्रांत नज़रों से देखा था, किंतु उसने आंखों के इशारों से ही खुद पर भरोसा जतलाया था। उसने कहा था, तुम चिंता न करना, हम भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। आखिर बालिग हैं हम दोनों, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है हमारा। उसकी इन्हीं शहद भरी बातों से चिपक गई थी मैं मधुमक्खी की तरह। उसके इस कथन को दिल में छुपा कर रख लिया था मैंने। फिर तो मैंने आगा पीछा सोचा ही नहीं था। सुधीर ने मेरे मन के अंदर कैद पंछी को परवाज़ भरने का लालच देकर ही तो जाल में फंसा था। मैं प्यार में अंधी बहरी होकर उड़ चली थी उसके साथ। तुरंत मंदिर में जाकर शादी कर ली हमने। आसमान में अटखेलियाँ करते हुए पंछी जैसे सुनहले सपने मेरी आंखों में तैरने लगे थे। उस दिन उसका भरपूर स्नेह पाकर लगा था कि मैं कोई अप्सरा या फिर स्वर्ग लोक की कोई परी हूँ जो धरती पर मम्मी पापा के घर में गलती से जा फंसी थी। 8-10 महीने भी नहीं बीते थे कि मैं आसमान से सीधे धरातल पर धड़ाम से आ गिरी थी, लहूलुहान। कितना मारा था सुधीर ने मुझे। मैं उसके घर के बीच बने आंगन में पड़ी तड़प रही थी। सास ससुर देवर सबके सब ठहाके लगा रहे थे। मैंने जब अपनी पलकें उठाईं तो अपने चारों तरफ मुझे गिद्ध ही गिद्ध दिख रहे थे। अब तुझे घर के बाहर कदम रखते भी देखा तो टांगे तोड़ दूंगा।
सुधीर के चीखते हुए इन शब्दों से मैं अंदर तक कांप उठी थी। पापा जब बोलते थे तो उनके स्वर में मेरे प्रति उनका डर बना रहता था, पर सुधीर के शब्द तो बड़े तल्ख और क्रूरता भरे थे। गलती क्या थी मेरी? स्कूटर से ठोकर खाकर चोट लग जाने के कारण उस अपरिचित ने मुझे मेरे घर तक ही तो छोड़ा था। मैं तो जानती भी नहीं थी उसे। दर्द से कराहते हुए मैंने सुधीर से बताया भी था, लेकिन वहाँ उपस्थित सारे कान तो मेरे विरुद्ध जा चुके थे। मेरी आवाज़ मेरे ही कानों से टकराने के वास्ते वापस आई थी, जैसे पहाड़ों से टकराकर कोई ध्वनि वापस आ जाती है। सुधीर के साथ भागकर शादी करने के 2-3 महीने बाद ही मुझे थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा था कि मैं अपनी खूबसूरती के कारण इस बहेलिये की शिकार बनी हूँ। बबूल के पेड़ से रिसते हुए गोंद की तरह धीरे धीरे सुधीर की सच्चाई भी मेरे सामने रिस रही थी। उस समय मेरे आंखों से प्यार की पट्टी उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी सुंदरता के बल पर अपने प्यार से सुधीर को बांधे रखूंगी। घर की जिम्मेदारी का पूरा भार अपने सिर लेकर घर वालों को खुश रखूंगी, लेकिन होना तो वही था जो लिखा था मेरे भाग्य में। मच्छरों की भिनभिनाहट जैसी आवाज़ उसके कान में गूंज रही थी कि अचानक उसको लगा कि कोई झकझोर रहा है उसे। आवाज़ें भी अब काले भौरों की तरह भन्न भन्न होने लगी थीं। अरे सीमा, कहाँ खो गई हो भाई? झकझोरते हुए स्वरा पूछ रही थी। अपनी ही सुंदरता के जाल में फंस गई है क्या? नीतू ने उसे छेड़ते हुए कहा। क्या हुआ? सबने पिंजरे में बंद चिड़िया के विषय पर बोल लिया क्या? सीमा ने अचकचाकर कहा। और क्या, तूने किसी का बोलना सुना भी नहीं? तेरे और सुधा आंटी के सिवा सबने कितना प्यारा प्यारा बोला इस सुंदर सी चिड़िया के लिए। सीमा ने नजरें उठाईं और सुधा आंटी के चेहरे पर टिका दी। दोनों की नज़रों ने एक दूसरे को देखा, परखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों की आंखों ने एक दूसरे की आंखों के टीवी स्क्रीन पर एक दूसरे के जीवन के सारे घाव देख डाले थे। फिर दूसरे गेम का दौर चल पड़ा था। थोड़ी देर चुहलबाजी के बीच वो भी खेल खत्म हो गया। सबने अपने अपने जीतने की खुशी मनाई और कुछ ने अपने हारने पर अफसोस किया। गेम सिमट चुका था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सज गए थे। सभी अपने अपने हाथों में प्लेट लिए और डोंगों में पड़े लजीज पकवानों पर टूट पड़ी। चटकारे लेते हुए आवाज़ें आने लगीं। वाह स्वरा, तू तो बड़ा लजीज खाना बना लेती है, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। स्वरा मौन हो मुस्कुराते हुए सबका धन्यवाद कर रही थी। सबकी वाहवाही से वो सेमल की रुई सी हल्की हो उठी थी। पुलक पुलक कर सबकी प्लेटों में व्यंजन डाल रही थी। फिरकी की तरह रसोई से डाइनिंग टेबल से सभी 10-12 लोगों की प्लेट तक वो एक पैर पर नाच रही थी। उसके खाने के साथ साथ उसकी फुर्ती के भी सब कायल हुए जा रहे थे। उस समय कोई भी उसे देखकर दांतों तले उंगली दबा सकता था। भारी भरकम स्वरा नीतू और सीमा के छरहरे बदन को भी मात देती दिख रही थी। सीमा, तुम कुछ क्यों नहीं ले रही हो? तुम भी तो कुछ लो, कहते हुए स्वरा ने छोले और एक भटूरा उसकी प्लेट में डाल दिया था। उस 6 फुट के नवयुवक की प्लेट में छोले देते समय ही तो सुधीर की त्योरियां चढ़ गई थीं। सीमा की यादों के गलियारे से चटकती याद रिस पड़ी। सुधीर की बर्थडे पार्टी थी। सारा खाना मैंने खुद ही बनाया था। सोचा था घर वाले खुश हो जाएंगे। सुबह से ही मैं रसोई घर में लगी हुई थी। शाम तक कोई भी रसोई में झांकने तक नहीं आया था। उस दिन ऑफिस जाते हुए सुधीर ने फरमान जारी कर दिया था, शाम को पार्टी रखी है, मोहल्ले और ऑफिस के लोगों को मिलाकर 30-35 लोग आएंगे, इंतज़ाम कर लेना। जी कहकर मुस्कुरा दी थी मैं, लेकिन सुधीर की भौहें धनुष की तरह तनी ही रही थीं। वो माथे पर खिंची लकीरों के साथ ही ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं अक्सर उसको खुश करने के लिए पुराने वाक़ये को दोहराती हुई उसके चेहरे पर अपनी नज़रें टिका देती थी, किंतु प्यार की पींगे भरने वाला वो पुराना सुधीर उसे कहीं भी नज़र नहीं आता था। लो सीमा, एक और भटूरा। सुनकर सीमा यंत्रवत मुस्कुरा दी और फिर सुधियों में डूब गई। ऐसे ही सबके पास जा जाकर मैं भी तो सबको खिला रही थी, एक अच्छे मेज़बान की तरह। गहरे हरे रंग की साड़ी में सज संवर कर मैं महकती चहकती हुई मेज़बानी में मशगूल थी। अपने दर्द भरे चेहरे को जैसे खिले गुलमोहर से पाट लिया था मैंने। कभी पलाश, कभी चमेली, कभी बेला, कभी सूरजमुखी सी मैं एक अच्छे मेज़बान के रूप में हर किसी के पास हाजिर हो रही थी। गुलाब मेरा पसंदीदा फूल था, पर गुलाब सी शख्सियत बनकर मैं सुधीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी।
जबकि सुधीर के 2-3 दोस्त मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हुए मुझे छेड़ चुके थे। इसके बावजूद मैं चुप रही थी। अपने अंदर छुपे कांटे को तब भी मैंने बाहर नहीं आने दिया था, इस डर से कि कहीं सुधीर मुझ पर ही गुस्सा ना हो जाए। यार सुधीर, बड़ा लंबा हाथ मारा है तूने तो। इतनी सुंदर लड़की भगा लाया। मुझे भी तो बता वे सारे टिप्स जिससे ऐसी सुंदर चिड़िया मेरी भी जाल में फंस जाए। उसके ये वाक्य मेरे कानों में लावे जैसे पड़े थे। फिर जोर के ठहाकों की आवाज़ के साथ सुधीर के शब्द पिघलते शीशे से सुनाई पड़े थे। तू छोड़, तेरे बस की नहीं है ऐसी चिड़िया का शिकार करना। सुनकर भी अनसुना कर गई थी मैं, लेकिन मेरे नैन कटोरे में उस समय आंसू नहीं अंगारे भर गए थे। मैंने उस स्थिति को भी अपनी मुस्कुराहट से ढकने का भरसक प्रयास किया था और सफल भी हो गई थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे खंडहर घर की बाउंड्री पर बिखरे गुलमोहर के फूल खंडहर का बिगड़ा स्वरूप ढांप लेते हैं। थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर जब मैंने उस 6 फीट के चेहरे वाले युवक की प्लेट में भटूरा रखा तो उसके मना करने को बढ़े हुए हाथ से मेरा हाथ छू गया था। मैंने घबराकर झट से हाथ पीछे किया और वहां से तुरंत हट गई थी। घबराई सी सुधीर के चेहरे पर जब मैंने निगाह फेंकी तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। कढ़ाई से निकले हुए लाल भटूरे और उसके चेहरे में उस समय मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा था। उसकी भट्टी से दहकती निगाहों से बचती हुई दूसरी ओर चली गई थी मैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब समेटते हुए कितना थक गई थी। ये तो पता था कि सब करने पर भी सुधीर खुश होकर मुझे अपने गले से तो नहीं लगाएगा, लेकिन उम्मीद बांध बैठी थी कि आज कुछ ऐसा नहीं करेगा कि मुझे तकलीफ हो। उसके कमरे में घुसते ही जैसे उफनती नदी का बांध टूट गया हो। उसने मुझसे मारपीट तो की ही, ऊपर से उसने मुझे रौंदा भी। आह भरी एक चीख के साथ सीमा पुनः वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ सीमा? भटूरे के भाप से जल गई क्या? मैंने सोचा तुझे फूले फूले भटूरे दूं। सुरा ने उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखकर प्यार से पूछकर सॉरी कहा। सब लोग खाने पीने और आपस में बातें करने में मशगूल थे, परंतु खाते वक्त सुधा आंटी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ सीमा के चेहरे पर आते जाते भाव पड़ रही थीं। सीमा की नज़र उनसे जब चार हुई तो वो असहज हो उठी। अपने चेहरे पर मजार पर चढ़ी गोटे से सजी चादर ओढ़कर सीमा ने सुधा आंटी की ओर चोर निगाहों से देखा। फिर सुरा से कहा, यार तूने कितना खिला दिया? मैंने बेख्याली में गिनती भी नहीं की। मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया। लेकिन सुधा आंटी की अनुभवी आंखें थीं कि उन्होंने कब्र खोद कर सब कुछ पढ़ लिया था उसके चेहरे पर। खाना पीना हो गया था। अगली किटी पार्टी किसके यहाँ होगी इसकी भी चिट निकल चुकी थी। अगली बारी सुधा आंटी की थी तो उन्होंने सबको अपने घर आने का निमंत्रण दिया। फिर सब तितलियाँ सुरा के घर से विदा लेकर उड़ चलीं। फुटपाथ से अपनी कार तक जाते हुए सुधा आंटी ने सीमा को अकेले खड़ा देख आवाज़ दी, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। दोनों कार में बैठ गईं। रास्ते में सुधा आंटी बोली, बेटा तुमने भले ही सबसे छुपा लिया, पर मुझे लगता है कि इस चमकते चेहरे के पीछे दर्द का लावा भरा हुआ है। मैं खुद जख्म सहकर ही ठूंठ बनी हुई हूँ। इसीलिए मेरा अनुभव कह रहा है कि तुम उस पिंजरे के पंछी के विषय में नहीं बोल रही थी, बल्कि तुम खुद अपने ही बारे में बोल रही थी। कहते हुए सुधा आंटी का आश्वासन और प्यार भरा हाथ जब सीमा की हथेलियों पर गया तो सीमा ने अपनी दूसरी हथेली उनकी हथेली के ऊपर रख दी। सुधा आंटी ने सीमा की हथेली उठाकर अपनी दोनों हथेलियों में भर ली थी। हथेलियों के घरमाहट से सीमा पिघल गई। सीमा की आंखों का काजल जो आंखों की देहरी को बांधे हुए था, सीमा के आंसुओं के प्रवाह से वो बांध टूट कर बह निकला। सारी बातें सिसकते हुए सीमा ने आंटी के आगे परोस दी। सुधा आंटी ने पुचकारते हुए कहा, फिर तुमने क्या किया? उसके बाद भी क्या वो तुम्हें नोचता रहा? हाँ आंटी, उसके बाद महीनों में उसकी कैद में रही। वो जब भी मुझे मारता था या मेरा बलात्कार करता था तो वो जोर जोर से चीखता था। भटूरे देने के बहाने तू उस लफंगे अजीत पर डोरे डाल रही थी। मुस्कुरा तो ऐसे रही थी जैसे उसके बिस्तर पर अभी जाकर बिछ जाएगी। साली रंडी कहीं की। आ साली, अब मैं तुझे बताता हूँ। न जाने क्यों और कब अपने सारे दर्द बताते बताते उस सुधा आंटी के स्पर्श में आत्मीयता पाकर उनकी गोद में लेट गई थी। सुधा आंटी उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे दुलार रही थीं, बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह। सीमा के अंदर भावुकता का अथाह सागर उमड़ने लगा। वो बोली, उस दिन सड़क पर जब मुझे चोट लगी थी तो सामने से वो आ रहा था।
उसने मुझे अपने कंधों का सहारा देकर घर पहुंचाया था। मैं बहुत मना करती रही कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन उसने ये कहकर कि अब यदि आपने मना किया तो मैं आपको गोदी में उठाकर ले जाऊंगा। आखिर आपके छोले भटूरे का कर्ज है हम पर। उसके ऐसा बोलते ही मैं चुप लगा गई थी, मगर उसके बाद जो सुधीर की कांड लीला होती उस अंदेशे से मैं सहमी हुई थी, और वही उस दिन हुआ जिसका मुझे शक था। सुनकर उनके अपने पुराने जख्म हरे हुए आए। उनकी आंखें लबालब होकर छलक पड़ी, जिसे उन्होंने आंचल से पोंछ लिया। तो फिर तुम उस नरक से निकली कैसे? सुधा आंटी ने पिंजरे से निकलने की युक्ति जानने की गरज से पूछा। वही 6 फुटा नौजवान हनुमान बनकर आया था एक दिन, और मुझे हिमालय समझकर उठा ले आया। कहते हुए उसके दर्द भरे चेहरे पर स्मित मुस्कान फैल गई। वो कैसे? आंटी ने जिज्ञासा जतलाई। सीमा ने बताया। वो सुधीर को पूछता हुआ उस दिन घर आया था। मैंने ही दरवाज़ा खोला था। दिन में भी बिस्तर पर मेरी बर्बादी का जश्न मनाकर सुधीर घर से 10 मिनट पहले ही निकला था। बहुत मारा था उस दिन भी उसने मुझे। कारण बस इतना था कि दिन में मैंने बिस्तर पर जाने से मना कर दिया था। अजीत डॉक्टर के पास ले गया था। रास्ते में ढेरों बातें हुई और मुझे लगा मेरा सच्चा प्यार तो ये है। सुधीर तो जवानी के जोश में हुई मेरी गलती थी। मेरी तरफ से हल्का सा इशारा पाते ही वो उस नरक से निकाल लाया मुझे। इतना कुछ होता रहा तुम्हारे साथ और तुम सब सहती रही, मायके क्यों नहीं चली गई बेटा? मैं किस मुंह से माँ बाप के पास जाती आंटी? उन्होंने तो कह ही दिया था कि अब से तू हमारे लिए मर गई है। हम लोगों को जीते जी इस घर में अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मेरे लिए तू आज से ही मर चुकी है। तुम उन लोगों से अपनी तकलीफ बताती तो शायद वे तुम्हारे घावों पर मरहम लगाते। आखिर वे तुम्हारे जन्मदाता थे। आंटी, मेरा घर आ गया, सीमा कार रुकवाते हुए बोली। घर तो बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारा। आइए आंटी, अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको अपना घर, मुस्कुराकर सीमा ने कहा। और चाय भी पिलाती हूँ, चाय का समय भी तो हो ही रहा है। आंटी ने मना नहीं किया और उसके पीछे पीछे घर की तरफ चल पड़ी। घर में प्रवेश करते ही उनके सामने सजीला नौजवान खड़ा था। स्मार्ट, लंबा चौड़ा और सुंदर। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम थी। वो आसमानी नीली वर्दी में और भी जच रहा था। आंटी, इनसे मिलिए, ये हैं उस दूसरे पिंजरे से मुझे आज़ाद करने वाले एयर ऑफिसर अजीत। बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हें पिंजरे से आज़ाद कराने वाला इतना स्मार्ट शुभाकांक्षी मिला। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है बेटा। अजीत ने सम्मान के साथ उन्हें अभिवादन किया और अपनी ड्यूटी पर जाने को हुआ। खुश रहो। अनायासी सुधा आंटी के हाथ अजीत को आशीष देने को उठ गए। सीमा अजीत को विदा करके चहकती हुई किचन की ओर जाने लगी तो सुधा की निगाहों ने उसका पीछा किया और होंठ बुदबुदा उठे। मैं तो पिंजरे में जीवन भर रह ली, पर अपनी बहू के लिए मैं वो घर पिंजरा हरगिज नहीं बनने दूंगी। सीमा चाय बनाकर ला चुकी थी। चाय पीने के बाद चलते समय सुधा आंटी ने कहा, चाय भी बढ़िया बना लेती हो, कभी मेरे घर आना, तुम्हें गुमसुम रहने वाली चिड़िया से मिलाना है। तुम्हारा सानिध्य पाकर कदाचित वो भी तुम्हारी तरह चहचहाने लग पड़े। सीमा को आशीष देकर वे अपनी कार की ओर बढ़ गईं। अभी आप सुन रहे थे सविता मिश्रा अक्षजा जी की लिखी हुई कहानी पिंजरे की चिड़िया। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।